नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। राजधानी दिल्ली में हम मौजूद हैं। आज सिटी एक्सप्रेस की शुरुआत एक दुखद खबर से करेंगे। जाने माने पत्रकार विनोद दुआ नहीं रहे। 67 साल की उम्र में दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली और उनकी बेटी मलिका दुआ ने इंस्टाग्राम पर इसके बारे में जानकारी साझा की। एनडीटीवी से विनोद दुआ का पुराना वास्ता रहा। एनडीटीवी पर खबरदार इंडिया कार्यक्रम उन्होंने किया, विनोद दुआ लाइव जैसे अहम कार्यक्रम किए। एनडीटीवी पर जायका इंडिया का उनका बहुत चर्चित कार्यक्रम रहा। दूरदर्शन पर जनवाणी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। दूरदर्शन पर चुनाव विश्लेषण के लिए भी जाने गए विनोद दुआ एक निडर पत्रकार की उनकी पहचान रही। विनोद दुआ बेहद सख्त सवाल पूछते थे। We had elections in India when Rajiv Gandhi became... Tonight and over the next few days, my colleague Vinod Dua and I, along with reporters from all over the country, इन मतगणनाओं की सबसे बड़ी विशेषता इस दफे ये है कि मतगणना जो है वो एक नए तरीके से हो रही है। आज के इस बुलेटिन के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं कि मध्य प्रदेश में मतगणना का काम जारी है। are you satisfied with the powers of the Chief Minister of Delhi? भारतीय राजनीति उसी दिशा में जा रही है जहां पर 1989 में जाना शुरू हुई थी। यह अभी बहुत जल्दी है ये कहना। The Prime Minister was the Congress's star campaigner. So what will a landslide defeat mean for him? इन चुनावों में जो स्मूथ चुनाव रहे हैं, हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं, इसका सेहरा आपके सर पर जा रहा है। तो क्या व्यक्ति महत्वपूर्ण है या सिस्टम महत्वपूर्ण है? तो इन चुनावों को आपने स्टैगर किया है, विभाजित किया है, तो क्या देश पीछे गया है या इसके पीछे आपकी सोच क्या है? ये सधी हुई आवाज अब आप दोबारा नहीं सुन पाएंगे। विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि तेलुगु देशम 220 से 240 स्थानों पर विजयी रहेगी और कांग्रेस 80 और 90 के दशक में भारतीय दर्शकों ने दूरदर्शन पर सुनी ये आवाज चुनाव चर्चा के दौरान। उस दौर में एक बड़ी पहचान के साथ उभरे विनोद दुआ ने आज 67 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। लोगों को याद आया वो दौर जब वो कई दिन दूरदर्शन पर चुनाव चर्चा किया करते थे। उन्होंने चुनावी विश्लेषण को नए तेवर दिए। इसी दौर में विनोद दुआ ने जनवाणी जैसे कार्यक्रम की मार्फत एक सहमे हुए दूरदर्शन को पहली बार नेताओं और मंत्रियों से सख्त सवाल पूछने का सलीका सिखाया था। तब ये कल्पना मुश्किल थी कि एक सरकारी माध्यम में कोई पत्रकार मंत्री से ऐसे तीखे सवाल पूछ सकता है। शेषन साहब, जो चुनाव के जो कानून हैं उसके मुताबिक जितना खर्च करना चाहिए एक प्रत्याशी को, आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होने के बावजूद उससे अधिक खर्च हुआ है। ऐसा क्यों? विनोद दुआ लेकिन खुद को पत्रकार नहीं ब्रॉडकास्टर कहना पसंद करते थे। राजनीति की बारीक समझ के बावजूद उनका मन कला, संस्कृति, संगीत और रंगमंच में रमता था। बाद में दूरदर्शन पर परख के नाम से उन्होंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए वो अपने आप में मील का पत्थर रहे। कम ही लोगों को मालूम है कि वो गाते बहुत अच्छा थे और रंगमंच पर भी उन्होंने कई बरस गुजारे। नमस्कार, कार्यक्रम खबरदार में आपका स्वागत है। एनडीटीवी से विनोद दुआ का वास्ता लगातार बना रहा। एनडीटीवी इंडिया पर उन्होंने खबरदार इंडिया और विनोद दुआ लाइव जैसे स्तरीय कार्यक्रम किए। नमस्कार। चुनावी चर्चाओं में भी लगातार शामिल रहे। हम बेंगलोर एक्सप्रेस में बैठकर कर्नाटका की तरफ जा रहे हैं। आज रात को हम बेंगलोर पहुंचेंगे। वहां जानने की कोशिश करेंगे कि जो 28 सीटों पर चुनाव होने हैं लोकसभा की, उसके लिए चुनाव का माहौल क्या बन रहा है, लोगों की सामूहिक सोच क्या है। बर्टोल्ट ब्रेख्ट के नाटक का एक डायलॉग है, जनता ने सरकार का भरोसा खो दिया है। हिंदी टेलीविजन की लगातार बिगड़ती लड़खड़ाती जुबान के बीच उनकी सधी हुई भाषा अपने आप में एक करिश्मा लगती थी। शब्दों पर उनका अधिकार अचूक था और उनका बिल्कुल साफ सुथरा उच्चारण जैसे उनमें अतिरिक्त जान भर देता था। बीजेपी को सिद्धांत नहीं सत्ता प्यारी है, उसे लोकतंत्र की नहीं अपनी सरकार बचाने की परवाह है। 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लोग बाग तजुर्बेकार हो जाते हैं, बुद्धि का भंडार हो जाते हैं या फिर सठिया जाते हैं। हमारे नेताओं के साथ क्या हुआ पिछले 60 साल में, हमारी राजनीति के साथ क्या हुआ? विनोद दुआ एक निडर पत्रकार थे। वो तीखे सवाल पूछने में जरा भी हिचकते नहीं थे। ये काम उन्होंने दूरदर्शन के डरे हुए दौर में भी किया और इस मौजूदा दौर में भी, जब सत्ता से सवाल पूछना आसान काम नहीं रह गया है। वो सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ थे और अपनी तरह के अनूठे राष्ट्रवादी थे।
विचारों को लेकर समझौता करते उन्हें देखा नहीं गया। इंडिया का राजनीति और रोजमर्रा की खबरों से इतर उनका कार्यक्रम जायका इंडिया का बेहद लोकप्रिय रहा, जिसमें वो देश के अलग अलग राज्यों में घूमते हुए बड़े ही रोचक ढंग से वहां के व्यंजनों के बारे में बताया करते थे। प्याज की चटनी बहुत उम्दा और ये मिर्च की भज्जी। इस साल अप्रैल में खबर आई कि विनोद दुआ कोविड की चपेट में आ गए हैं। उनकी पत्नी पद्मावती चिन्ना भी, जो एक डॉक्टर भी थीं और बड़ी अच्छी गायिका भी। इस संगीतमय जोड़ी का एक सुर तभी टूट गया था जब चिन्ना ने विनोद से विदा ले ली थी। अब विनोद भी कई महीने तरह तरह की जटिलताओं से लड़ते हुए चले गए। उनके साथ निर्भीक पत्रकारिता की परंपरा की एक अहम कड़ी टूट गई है। सख्त और जरूरी सवाल पूछने वाला एक पत्रकार चला गया है। किसान आंदोलन से जुड़े जरूरी मुद्दों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एक अहम बैठक की। सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों का पैनल यहां पर बनाया गया और इस पैनल में जो सदस्य शामिल हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। इसमें बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चडूनी, युद्धवीर सिंह, अशोक गावले, शिव कुमार कक्का शामिल हैं। किसान नेता हिम्मत सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि कल रात गृह मंत्री अमित शाह ने बलबीर सिंह राजेवाल और युद्धवीर सिंह से बात की। गृह मंत्री ने कहा कि वो किसानों के मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत चाहते हैं। आंदोलन खत्म करने पर 7 दिसंबर को होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान जिन्होंने 1 साल भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर लगभग पूरा होने को है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, इसलिए इसका काम तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसका लोकार्पण किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 13 दिसंबर को इसके लोकार्पण का कार्यक्रम लगभग तय है। यह दरवाजा उस विश्वनाथ कॉरिडोर का द्वार खोलता है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस दरवाजे के आर पार लगभग 50,000 वर्ग मीटर में इस भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसका काम अब अंतिम चरण में है और लोकार्पण की तैयारी जोरों पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे नेतृत्व में और प्रेरणा में श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन 13 तारीख को प्रस्तावित है और ये चूँकि एक पूरा का पूरा इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है और करीब करीब 250 साल के पश्चात काशी विश्वनाथ का पूरा एक पुनर्जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार किया गया है। जन सहभागिता से इस पूरे कार्यक्रम को कराया जाएगा। साथ साथ पूरे काशी में जितने भी हमारे ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं उनकी साज सज्जा, लाइटिंग, रंगाई पुताई एवं जन सहभागिता से उसी दिन 12, 13, 14 को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पे किए जाएंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर को 2 भागों में बांटा गया है। मंदिर के मुख्य परिसर जो लाल बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित किया गया है, इसमें 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। उस प्रदक्षिणा पथ पर 22 संगमरमर के शिलालेख लगाए गए हैं जिनमें काशी की महिमा का वर्णन होगा। 22 शिलालेख ऐसे लगाए जा रहे हैं जिनमें भगवान विश्वनाथ से संबंधित स्तुतियाँ हैं और भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य ने जिन स्तुतियों का अन्नपूर्णा स्तोत्र है और तमाम जिन स्तोत्रों को भगवान विश्वनाथ ने गान किया है, स्तवन किया है, उन स्तोत्रों को लगाया जा रहा है। बाकी भगवान विश्वनाथ ने यहाँ 56 विनायक काशी में भेजा, 12 आदित्य भेजा, उनके संदर्भ में कैसे है, काशी में पंचनद है, काशी में पंचतीर्थ है, काशी में भगवान शिव की बारात कैसे निकलती है, भगवान विश्वनाथ पहली बार काशी में कब आए, भगवान शिव पार्वती के विवाह का उल्लेख है। इस तरह से 24 पैनल बन रहे हैं। मंदिर के दूसरे अहाते में 24 भवनों का एक बड़ा कैंपस बन रहा है, जिसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से आएगा। इस परिसर में
वाराणसी गैलरी काफी महत्वपूर्ण है। श्री काशी विश्वनाथ धाम वर्तमान में लगभग पूर्णता की ओर है। इस पूरे धाम में लगभग 50,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 24 भवन बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः मंदिर परिसर, मंदिर चौक एवं मुमुक्षु भवन, वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूजियम, जलपान केंद्र, मल्टीपर्पज हॉल, यात्री सुविधा केंद्र, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर इत्यादि भवन जो यहाँ के बड़ा खूबसूरत नमूना पेश करते हैं। साथ ही साथ गंगा स्थित गंगा व्यू कैफे एवं गंगा व्यू गैलरी बनाई जा रही है, जिससे कि दर्शनार्थियों को वहाँ गंगा की सुंदर छटा दिखाई देगी। पूरा उद्देश्य इस प्रोजेक्ट को बनाने का एकमात्र था कि काशी के अध्यात्म, काशी की वास्तुकला को निखारते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट में एक दिव्य अनुभूति कराते हुए श्रद्धालुओं को धार्मिक भाव जगाने का था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस बुनियाद पर साकार हो रहा है, उसमें तकरीबन 400 मकान और सैकड़ों मंदिर और लगभग 1400 लोगों को पुनर्वासित करना पड़ा है। मंदिर प्रशासन इसे कड़ी चुनौती मानता है और प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का वादा कर रहा है। ये जब परियोजना शुरू की गई थी तो निश्चित रूप से काफ़ी चुनौतियां थी। लगभग ये जो मंदिर प्राचीन मंदिर है काफ़ी घनी आबादी में बसा हुआ था। हम लोगों ने लगभग 400 परिसंपत्तियां क्रय की तथा 1400 लोगों को हम लोगों ने पुनर्वासित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के दुकानदार और मकान मालिक सभी सम्मिलित थे। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को बनाते समय यह भी चुनौती थी कि जितने संभावित रास्ते हैं उनको यथावत रखते हुए, प्राचीन मंदिर जो प्राप्त हुए उनको यथावत रखते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए। हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में कामयाब रहे, तय समय सीमा पर कामयाब रहे। प्राचीन मंदिरों को भी हम लोग जीर्णोद्धार करा रहे हैं। यहाँ यह भी है कि कुछ काशी खंडोक्त में भी वर्णित मंदिर थे जो कि नहीं मिल रहे थे, उनको भी हम लोग स्थापित करा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ विग्रह घरों से प्राप्त हुए थे, सुंदर थे, पूजित विग्रह थे, उनको भी हम लोग स्थापित करा। ऐसे 27 नवीन मंदिरों की स्थापना करा रहे हैं। इस पूरे का उद्देश्य एकमात्र ये है कि बाबा विश्वनाथ अपने देवकुल के साथ इस पूरे धाम में विराजमान रहे और किसी जो भी श्रद्धालु और भक्तगण आ रहे हैं वो पूरा अपना धार्मिक क्रियाकलाप कर सके और आनंद की अनुभूति कर सके। इस कॉरिडोर में 2600 मजदूर और 300 इंजीनियर लगातार 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है वो कितना भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश है। कोशिश ये भी है कि जो बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है, उनके जो 33 कोटि देवी देवता यहाँ आकर के जो वास करते हैं उनकी नगरी में, तो वो उन सब की एक झलक इस विश्वनाथ कॉरिडोर में मिल जाए, यात्रियों की सुविधा भी मिले और उन्हें गंगा का दर्शन भी हो सके। तो इस तरीके की कल्पना का जो विश्वनाथ कॉरिडोर है वो 13 तारीख को लोकार्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके लिए वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।